नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। आप देख रहे हैं क्वाड कसेगा ड्रैगन पर शिकंजा। जी हां, भारत और अमेरिका मिलकर चीन पर शिकंजा कसेंगे और इनका हथियार बनेगा क्वाड। क्वाड की समिट में अमेरिका ने यह संकेत दिया है कि व्हाइट हाउस ने भारत को क्वाड की शक्ति और विकास का एक इंजन बताया है। इसके साथ ही अमेरिका ने भारत को इंडो पैसिफिक रीजन में भी अपना प्रमुख सहयोगी बताया है। और बयान मेलबर्ग में 11 फरवरी को क्वाड की हुई बैठक के बाद आया है। और समिट में अमेरिका विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और भारत विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इसमें शामिल थे। व्हाइट हाउस की प्रिंसिपल प्रेस सेक्रेटरी कारिन जीन पियरे ने भी वॉशिंगटन में ये कहा कि हम मानते हैं कि भारत दक्षिण एशिया और हिंद महासागर में लीडर की भूमिका में है। भारत दक्षिण पूर्व एशिया में सक्रिय है। यह क्वाड को आगे बढ़ाने वाली ताकत और रीजनल डेवलपमेंट के लिए एक इंजन है। और इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस से मिल रही चुनौतियों और यूरोपीय सहयोगियों का समर्थन करने की नीतियों पर भी चर्चा की गई है। अमेरिका ने यह भी कहा कि अमेरिका के साथ भारत की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जारी रहेगी और इसका मकसद दक्षिण एशिया में स्थिरता को बढ़ावा देना है। स्वास्थ्य, अंतरिक्ष, साइबर स्पेस जैसे नए क्षेत्रों में सहयोग करना, आर्थिक सहयोग को बढ़ाना और योगदान के लिए मिलकर काम करना होगा। क्वाड का मतलब क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, यानी भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका इसके सदस्य है। क्वाड का मकसद इंडो पैसिफिक रीजन को शांति बनाए रखना है। 2007 में जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे की पहल पर इसे तैयार किया गया था। 2019 की अगर बात करें तो इसमें पहली क्वाड बैठक हुई थी और उधर चीन इससे बौखलाया हुआ है, क्योंकि इस संगठन का मकसद दूसरे मुद्दों के साथ समुद्र में चीन की बढ़ती दादागिरी पर लगाम कसना भी है। तो चीन पर चौतरफा घेरने की बात यहां पर कही जा रही है। अमेरिका ने साफ तौर पर कहा कि क्वाड देशों को अब आगे आना चाहिए, अपने आप को मजबूत करना चाहिए, ताकि चीन की जो दादागिरी लगातार समुद्री हिस्से में बढ़ती हुई नजर आ रही है, उस पर भी कहीं ना कहीं अब लगाम कसी जाए। तो इसी पर हम बातचीत करेंगे। चीन को चौतरफा घेरने की बात हमारे साथ यहां पर की जाएगी। क्वाड देशों को और अधिक मजबूती से साथ में आना चाहिए, इस तरीके की बात यहां पर कही है। और साफ तौर पर अमेरिका ने कहा है कि भारत एक लीडर की भूमिका निभा रहा है। दक्षिण एशिया की बात करें तो भारत उभरता हुआ एक लीडर है और भारत इस मसले को अच्छे से समझकर हल कर सकता है। तो व्हाइट हाउस की प्रिंसिपल प्रेस सेक्रेटरी कारिन जीन पियरे ने वॉशिंगटन में कहा कि हम मानते हैं कि भारत दक्षिण एशिया और हिंद महासागर में लीडर की भूमिका में है। तो भारत दक्षिण पूर्व एशिया में सक्रिय है। यह क्वाड को आगे बढ़ाने वाली ताकत और रीजनल डेवलपमेंट के लिए एक इंजन का काम करेगा। और इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस से मिल रही चुनौतियों और यूरोपीय सहयोगियों का समर्थन करने की नीतियों पर भी चर्चा की गई है। अमेरिका ने यह भी कहा कि अमेरिका के साथ भारत की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जारी रहेगी और एशिया में स्थिरता को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य, अंतरिक्ष, साइबर स्पेस जैसे नए क्षेत्रों में सहयोग करना, आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है। तो इसी मसले को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ दो मेहमान यहाँ पर जुड़ गए हैं, जिसमें हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ अमरदीप त्यागी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार राजेश भारती जी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। अमरदीप सर, सबसे पहले सवाल आपसे कि अमेरिका ने कहीं ना कहीं भारत की एक तरीके से प्रशंसा भी यहाँ पर की है और चीन जिस तरीके से दादागिरी उसकी बढ़ती जा रही है, उस पर शिकंजा कसने के लिए क्वाड देशों को और मजबूत करने की यहाँ पर बात कही है कि अपनी अपनी स्थितियों को मजबूत करें और उसके बाद चीन पर हमला बोले। तो क्या चीन इससे बौखलाया हुआ है? फ्रॉम वेरी बिगनिंग ये जब क्वाड का जो यू कैन से क्वाड ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया 2007 में, तब चाइना की इच्छा थी टू बी पार्टनर इन दिस, बट क्वाड का जो निर्माण हुआ या क्वाड का जो संगठन बना, बेसिकली चाइना को मद्देनजर रख के ही बनाया गया था। जिस तरह चीन की जो एक्सपेंसिव जो पॉलिसी है
कि वो अपने आसपास के जितने भी देश हैं सबके साथ एक्सपेंशन करना चाहता है। उसके अलावा समुद्र में दादागिरी, अमेरिका को चुनौती, और जिस तरह का अलायंस जो चीन का चल रहा है, तो उसको देखते हुए एक ऐसे संगठन की आवश्यकता है और रही शुरू से ही कि चाइना को किसी तरह भी काउंटर किया जाए। यूएनओ के थ्रू चाइना को काउंटर नहीं किया जा सकता। और जब ये क्वाड जो भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस का जो अलायंस बना, तो चाइना ने शोर मचाया कि दिस इज एशियन नाटो, यानी कि वो काइंड ऑफ की एशिया में एक नाटो टाइप, यानी कि अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बन रहा है। बट चाइना को कंट्रोल करने के लिए इस तरह की एक ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता है। उसके अलावा खाली इन 4 देशों से काम नहीं चलेगा, उसके अलावा और जितने भी साउथ ईस्ट एशिया के जितने भी छोटे छोटे देश हैं उनको भी साथ में जोड़ने की आवश्यकता है। हालांकि जो पिछली मीटिंग में न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, वियतनाम जैसे एज ए रिप्रेजेंटेटिव, अभी इनको मेंबर नहीं बनाया गया, बट दे वर प्रेजेंट इन दिस लास्ट मीटिंग। तो कहने का तात्पर्य है कि पहले जिस तरह ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट को लेके इसका उद्देश्य था, लेकिन अब नाउ इट इज टर्निंग टुवर्ड्स लाइक स्ट्रेटेजिक अलायंस, वेयर इज जिस तरह साउथ चाइना सी में चाइना की गतिविधि बढ़ रही है और जिस तरह वो इकोनॉमिकली भी बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है, तो बाकी सब देशों का एक ये हक बनता है कि उसको किसी तरह कंट्रोल किया जाए, वरना चाइना जो है पूरे देश, पूरे विश्व को जो है खतरा बनता जा रहा है। मतलब ही इज बिकम काइंड ऑफ विलेन कंट्री इन दिस पर्टिकुलर रीजन, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ कोविड-19 बट बिकॉज ऑफ इट्स एक्टिविटी इन सराउंडिंग एरिया। किसी भी देश के साथ उसके कॉर्डियल रिलेशन नहीं है, जो भी नेबर कंट्रीज हैं, सबको परेशानी, सबको दादागिरी। तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक ऐसे संगठन की आवश्यकता है कि चीन पे उस तरह का प्रेशर बनाया जाए कि इस तरह की एक्टिविटी ना करे। बिल्कुल, अमरदीप सर हमारे साथ राजेश भारती जी भी जुड़े हुए हैं। राजेश जी, आपका क्या कहना है इस बात पर? कि जो मीडिया है वो एजेंडा सेट कर रही है, या वेस्ट के कंट्रीज एजेंडा सेट करते हैं और सारी दुनिया उस दिशा में चल निकलती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हम जानते हैं कि स्टालिन के नेतृत्व में रूस एक विश्व शक्ति, यूएसएसआर के रूप में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया एक विश्व शक्ति आई। उसको निपटने के लिए उन्होंने नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो बनाया, और वो नाटो तब तक प्रभावशाली ढंग से काम करता रहा जब तक कि रूस जो है एक मजबूत राष्ट्र के रूप में कमजोर नहीं हो गया, और वो डिजॉल्व होके जो है 15 से अधिक देशों में बट गया। रशिया अब भी अलग बात है कि एक मजबूत देश बना हुआ है, लेकिन उसके जो अन्य साथी थे वो अलग हो गए, जो कभी यूएसएसआर का हिस्सा थे। आज वर्ल्ड इकोनॉमी में अमेरिका वर्ल्ड लीडर रहना चाहता है। अमेरिकन इकोनॉमी अप्रोक्स 22 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और चाइना की इकोनॉमी 15 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। तो अमेरिका की इकोनॉमी के आसपास चाइना पहुंच रहा है। अगले कुछ वर्षों में अनुमान है कि वो अमेरिकन इकोनॉमी के साइज को क्रॉस कर देगा। तो यदि अमेरिका को वर्ल्ड लीडर रहना है तो वो अब तभी संभव है जब चीन को आर्थिक रूप से कमजोर किया जाए। तो आज अमेरिका की मजबूरी है कि वो चीन को घेरे, और अमेरिका अगले 10-20 वर्षों के लिए ये क्वाड ऑर्गेनाइजेशन में भारत उस तरह इस्तेमाल नहीं हो जिस तरह हम पाकिस्तान कभी अमेरिका के लिए इस्तेमाल हुआ। और आज पाकिस्तान कहाँ है? आज अमेरिका उसके साथ नहीं खड़ा है। अमेरिका ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय जरूरतों के लिए दुनिया के जिन भी देशों का साथ दिया है वो उनके साथ अस्थायी रूप से नहीं रहेगा, और पहले भी नहीं रहा है, आगे भी नहीं रहेगा। तो हमें क्वाड ऑर्गेनाइजेशन में ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, हम जानते हैं कि जापान के साथ चाइना का सीधा टकराव है, ऑस्ट्रेलिया के साथ और हमारा भी है, और अमेरिका का सीधा चाइना के साथ टकराव नहीं, लेकिन उसे विश्व शक्ति बने रहना है। वर्ल्ड जो है वो वर्ल्ड को मल्टीपोलर वर्ल्ड नहीं बनने देना चाहता, वो यूनिपोलर वर्ल्ड रहने देना चाहता है। तो यूनिपोलर वर्ल्ड अमेरिका तभी संभव है अमेरिका की लीडरशिप में जबकि चाइना एक विश्व शक्ति नहीं रहे। हमारा चाइना के साथ सीमा विवाद है, अरुणाचल में, अन्य रीजन में, जब लद्दाख रीजन में। तो यदि हम चीन क्वाड में अमेरिका के हाथों यदि खेलते हैं तो भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कमजोर पड़ जाएगा, क्योंकि चीन के विरुद्ध हमारा तनाव यदि पाकिस्तान की तरह और ज्यादा बढ़ जाए तो आप सोचिए कि दो फ्रंट पे, एक पाकिस्तान का फ्रंट तो ऑलरेडी हमारे लिए समस्या है। तो भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति
को समझे, अंतर्राष्ट्रीय जरूरतों का ध्यान, क्वाड का इस्तेमाल भारत कर सके, हमें इस तरह देखने की जरूरत है। क्वाड हमारा इस्तेमाल नहीं कर सके, क्वाड से मतलब कि अंततः क्वाड का लीडर अमेरिका किसी संगठन में होगा तो उस संगठन का लीडर अमेरिका होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी अमेरिका का सहयोगी देश है और जापान तो में हम जानते हैं कि उसकी सुरक्षा तो अमेरिका के जिम्मे है। बिल्कुल। तो जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ये तीन एक ही देश मान लीजिए वैचारिक रूप से। भारत की हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में क्लियर कट आर्टिकल 51 में अपनी विदेश नीति को स्पष्ट किया हुआ है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी में जो भी हमारा अंतर्राष्ट्रीय विवाद है, डिस्प्यूट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट हैं, उनका समाधान हम बातचीत और समझौते से करेंगे। क्वाड हमारे लिए इस्तेमाल हो तो इस संगठन का हम स्वागत करते हैं, लेकिन यदि क्वाड में भारत इस्तेमाल हो जाए तो ये भारत की डिप्लोमेसी के लिए हार होगा। हमें इस तरह से इसको देखने की जरूरत है। बिल्कुल। अमरदीप सर, भारत को लेकर तो सारी चीजें क्लियर हैं कि भारत को लेकर किस तरीके से चीन के लिए परेशान है, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये सब भी चीन की किसी ना किसी चालबाजी से परेशान है, तो उनके लिए चाइना किस तरीके से परेशानी खड़ी कर रहा है? देखिए, चीन को तो सीधे चीन जो है जापान को तो सीधे धमकी देता है। जापान की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अमेरिका की है, और यदि चीन जापान को धमकी दे रहा है तो सीधे अमेरिका को चैलेंज कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया के साथ उसके ऑलरेडी डिस्प्यूट हो रखे हैं, बाकी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ भी वो अपना परेशान रहता है, कुछ ना कुछ डिस्प्यूट करते रखता है। रही बात भारत के साथ खाली सीमा विवाद ही नहीं है। इनफैक्ट चाइना की बढ़ती हुई इकोनॉमी जो है वो चाइना को वो पावर दे रही है जिससे वो भारत को तंग करेगा। तो भारत का एक दायित्व बन जाता है चाइना को किसी भी तरह कंटेन करना। अब रही बात कि हम क्वाड का इस्तेमाल करते हैं या क्वाड हमारा इस्तेमाल करता है, तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि वी शुड नॉट हैव काइंड ऑफ डाउट कि हम अमेरिका के द्वारा या क्वाड के द्वारा हम यूज किए जाएंगे। देखो, कहीं ना कहीं हम भी तो उसका इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज देखो, चाइना को रोकना बहुत जरूरी है, भारत को भी आर्थिक शक्ति बनना जरूरी है इस क्षेत्र में, और बगैर किसी इस तरह के संगठन के जुड़े हुए कभी भी ऐसा हो नहीं सकता कि ऑल अलोन जो है भारत जो है वो शक्ति बन जाए। रही बात चीन और पाकिस्तान के ज्वाइंट ऑपरेशन करने की भारत के खिलाफ, तो ये तो दोनों का संगठन बहुत पुराना है। सिंस वेरी बिगिनिंग चाइना इज सपोर्टिंग पाकिस्तान, पाकिस्तान जो है चाइना के फेवर में बात करता है। इवन इन 71 देयर वाज अ डाउट कि चाइना जो है वो हमारे ऊपर अटैक कर सकता है। इवन इन 65 में नहीं कर सका तो 67 में चाइना ने हमारे साथ किया। तो कहने का तात्पर्य है चाइना हमारा शुरू से ही जो है विरोधी रहा है हर तरह से। भारत को इकोनॉमिकली बढ़ने नहीं देना चाहता, भारत को आगे बढ़ना है तो किसी न किसी संगठन का साथ लेके ही बढ़ सकते हैं। अकेले संभव नहीं है चाइना को काउंटर करना, या अकेले हम इस तरह अपना एक स्टैंड बना सके कि हम चाइना को काउंटर कर सके, क्वाड से भी अलग रहे, अमेरिका से भी अलग रहे। यस, ऑफ कोर्स, मतलब एक दूसरे की जो जैसे जरूरतें हैं, चाहे वो क्वाड की जरूरतें हो, ऑस्ट्रेलिया की जरूरत हो, अमेरिका की जरूरत हो, एक दूसरे की जब तक जरूरतें पूरी नहीं करेंगे एक संगठन बन ही नहीं सकता है। तो हमें एक अपने हितों का ध्यान में रखते हुए इस संगठन का इस्तेमाल, और खाली भारत के लिए नहीं, ये पूरे विश्व के लिए, क्योंकि चाइना जितना पावरफुल होता जाएगा वो उतना दूसरे देशों के लिए खतरनाक हो जाएगा। यदि हम चाइना को आज काउंटर नहीं करेंगे, चाइना की इकोनॉमी को जरा कर्टेल नहीं करेंगे, चाइना जो है इतनी बड़ी शक्ति बन जाएगा कि वो भारत को बिल्कुल बढ़ने ही नहीं देगा, वो बढ़ने देना नहीं चाहता। जितने भी इश्यूज चाइना खड़े करता है इनका कोई रीजन नहीं है, उसका सिर्फ एक ही कारण होता है कि किसी तरह भारत में विकास का पहिया जो है वो आगे ना बढ़े, वो चाइना के लिए एक प्रतिद्वंदी देश ना बन सके, इसलिए वो बार बार बॉर्डर के डिस्प्यूट लेके खड़ा हो जाता है। बॉर्डर में इतना बहुत बड़ा डिस्प्यूट नहीं है, यदि ढंग से बैठा जाए तो ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकती है। बिल्कुल, इतनी सारी बैठकें होती है, कभी उस पर सोल्यूशन नहीं निकलता। किसी उस पर एक मत हो भी जाते हैं तो थोड़े दिन बाद उसको ब्रेक कर देता है। यदि चाइना इतना शरीफ देश होता तो 62 में जो भारत पे हमला किया था, इतना बेहतरीन समझौता नेहरू जी ने पंचशील का चाइना के साथ किया था, लेकिन उसके बावजूद भी चाइना ने उसको ब्रेक किया और हमारे ऊपर हमला कर दिया। तो कहने का तात्पर्य है कि भारत के साथ इतनी बड़ी शक्तियों का खड़ा होना
बहुत जरूरी है। भारत को एक ऐसा संगठन बनाने की आवश्यकता है, ऐसे संगठन से जुड़ने की आवश्यकता है कि जो चाइना को काउंटर कर सके, वरना ये हमें जो है चैन से रहने नहीं देगा। बिल्कुल अमरदीप सर, लेकिन एक बात राजेश जी ने बोली थी कि अगर इस तरीके की चीजें करते हैं तो पाकिस्तान की तरफ भी हमारा ध्यान जाएगा और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो राजनीति है वो भी इफेक्ट होगी। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? मैं नहीं समझता हूँ कि इस तरह से कोई भारत की राजनीति पे, देखिए कहीं ना कहीं हम देखो, जैसे अपना यूक्रेन का मुद्दा हुआ, यूक्रेन के मुद्दे में हम बिल्कुल नॉन अलाइंड रहे, लेकिन जहां हमारा इंटरेस्ट हो तो वहां तो हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपने साथ जोड़ना पड़ेगा ना। चाहे हम देखो रशिया के साथ जुड़े हुए हैं, अमेरिका के साथ भी जुड़े हुए हैं, लेकिन जिस तरह रशिया और चाइना का अलायंस हो रहा है, तो उसको देखते हुए कभी कभी ऐसा लगता है कि रशिया जो है चाइना पे वो प्रेशर ना बना सके जो बनाना चाहिए उसको। हो सकता है जो उस वक्त में रशिया न्यूट्रल हो जाए, लेकिन उस वक्त में हमें अमेरिका की, ऑस्ट्रेलिया की, इन सब की आवश्यकता पड़ सकती है। उसके अलावा यदि इकोनॉमी को देखें तो इकोनॉमी में जापान हमारा एक बहुत बड़ा सहयोगी हो सकता है, अमेरिका हमारा सहयोगी हो सकता है। तो इकोनॉमिकली ग्रोथ करने के लिए भी हमें इन सब देशों की आवश्यकता है, और उससे हमारी कोई इंटरनेशनल राजनीति पे कोई ऐसा इफेक्ट नहीं होने वाला, क्योंकि हमारा बाकी देशों के साथ भी ठीक ठाक रिलेशनशिप है। बिल्कुल राजेश भारती जी, जब क्वाड देशों का गठन यहाँ पर किया जा रहा था, जब क्वाड का गठन किया जा रहा था, इसका मकसद था इंडो पैसिफिक रीजन में शांति बनाए रखना, और उस दिन से ही चाइना जो है वो लगातार इस संगठन का विरोध करता हुआ नजर आया है और आज भी वो बौखलाया हुआ है। जी देखिए, चीन की जो ये बौखलाहट है अंशुल जी, वो जानता है कि क्वाड जो है वो एशिया में नाटो का ही रूपांतरण है। जब पहले जो नाटो ने भूमिका निभाई है और आज भी नाटो जो भूमिका निभा रही है, वो चीन के विरुद्ध वो एक नया संगठन लेके अमेरिका आया है, क्वाड। देखिए, मैं 4-5 देशों को आप देखिए दुनिया की राजनीति में, जापान देखिए, चीन को देख लीजिए, जर्मनी को देख लीजिए। देखिए कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी दशकों तक चीन से बाहर रहा और जर्मनी विश्व शक्ति बन के सामने आया। जापान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दशकों तक बाहर रहा, चुपचाप बैठा रहा। चीन चुपचाप बैठा रहा। जब डेंग जियाओपिंग के नेतृत्व में 1979 में चीन में आर्थिक सुधार के आंदोलन शुरू हुए, तो 10 साल तो चीन के बारे में खबरें भी खास नहीं आती थी और वो एक आर्थिक शक्ति के रूप में धीरे धीरे उभर के सामने आया। यदि कोई भी देश आर्थिक तरक्की करना चाहता है, यदि भारत को चीन का मुकाबला करना या एशिया का लीडर बनना है, तो वह देश दो फ्रंट पे एक मजबूत संघर्ष करते हुए आर्थिक तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि फिर आपको सैन्य तैयारी और सैन्य बजट पे खर्च बढ़ाना पड़ेगा। ऑलरेडी हमारा सैन्य बजट अगर हम देखें तो 3 लाख करोड़ से अधिक है हमारे देश का। तो क्या भारत विकास करना है या विश्व शक्ति बनना है, तो विश्व शक्ति शांत रह के बना जाता है जब तक भारत आर्थिक तरक्की के रास्ते नहीं चुनेगा। और चीन के साथ देखिए हमारा टकराव ऑलरेडी है। यदि हम क्वाड में बहुत ज्यादा सक्रिय होते हैं और क्वाड में अमेरिकन इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, तो चीन फिर उस स्थिति में भारत के साथ अपने संघर्ष को और तेज करेगा। ये जो आप अरुणाचल में या डोकलाम में या लद्दाख रीजन में जो चीन का घटनाक्रम देख रहे हैं, वो सब क्योंकि जो वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव लिया चीन, हम उसमें उसका विरोध कर रहे हैं, हम क्वाड में है, तो चीन विरोधी रणनीति का हिस्सा बन रहे हैं। चीन ये उसके सबक के रूप में आपके साथ इस तरह के घटनाक्रम कर रहा है। तो भारत को चीन के साथ और ज्यादा टकराव में जाना है या अभी भारत को जो है 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन के फिर चीन का मुकाबला करना है, ये फैसला देश के नेतृत्व को करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि पहले जो है हम 10+ ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी नहीं है। 1 फाइनेंशियल ईयर में हमारी जीडीपी जो है 2.5 ट्रिलियन जनरेट करती है और चाइना उसी फाइनेंशियल ईयर में 15 ट्रिलियन जनरेट कर रहा है। तो एक साल में हर साल चीन आपसे 5 टाइम्स अधिक इकोनॉमी आउटपुट लेके आ रहा है। तो उस चीज के साथ मुकाबला क्या इस तरीके से, इस जोश से, जज्बे से भारत महान है, हमारी सेना मजबूत है, हमारी रक्षा तैयारी बहुत अच्छी है, क्या इस नाम पे हम अमेरिका का मुकाबला कर लेंगे या चीन का मुकाबला कर लेंगे? एक मजबूत आर्थिक शक्ति का मुकाबला आर्थिक तरक्की से ही किया जा सकता है। वीरता, महानता जो है, जोश, जज्बे, ये काम आते हैं, लेकिन तब जब आपके पास समय के अनुकूल हथियार भी। ठीक है।
शायद अमरदीप त्यागी जी सहमत नहीं है आपकी बात से। जी सर। चाहता हूं कि चीन के साथ हमारे मतभेद शुरू से ही होते रहे। इट्स नॉट कि डोकलाम में या गलवान में चाइना ने कुछ नया किया है। जब हम अमेरिका के साथ नहीं थे, जब ये क्वाड नहीं था, तब कौन सा शांत बैठा था चाइना। हमें इसको काउंटर करने के लिए कि चाइना इस तरह की बदतमीजी हमारे साथ ना करे, हमारे को डिफेंस बजट पे कम से कम खर्च करना पड़े, इसलिए हमें क्वाड की आवश्यकता है। इसलिए हमें एक ऐसी टीम की, एक ऐसे संगठन की आवश्यकता है कि चीन पे वो प्रेशर बना सके कि चीन हमारे ऊपर इस तरह की हरकत ना करे और हम अपने विकास के पहिए को आगे बढ़ा सके। दैट इज द इशू। नहीं तो हम अकेले तो चाइना का हथियार बढ़ाते रहेंगे, सेना को बढ़ाते रहेंगे, रोज इशू बना रहेगा। द रीजन इज कि यदि अमेरिका हमारे साथ है, ऑस्ट्रेलिया हमारे साथ है, बाकी दुनिया के और दूसरे देश हमारे साथ है, तो चाइना की हिम्मत नहीं है कि वो हमारे ऊपर हमला कर सके। जो हमला करने का डर खत्म है तो हम अपने विकास के पहिए को आगे बढ़ा सकेंगे। और रही सेम गोल्स विद पाकिस्तान, तो जब ये एक ग्रुप होगा तो चाइना या पाकिस्तान दोनों की मिलकर भी हिम्मत नहीं है कि वो भारत पर कर सके। इसलिए अभी आज देखिए ना, जो यूक्रेन के साथ स्थिति बनी हुई है, क्या आप समझते हैं कि यदि नाटो का एक उसके ऊपर ये हाथ ना होता तो अभी तक क्या रशिया चुप बैठा रहता? आई एम टेलिंग यू, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वेरी रीजन जो है रशिया जो है यूक्रेन को कैप्चर नहीं कर पा रहा है, वरना यूक्रेन को कभी का कैप्चर कर लेता, क्योंकि उसको ये मालूम है कि यदि मैंने हमला किया तो सारे नाटो कंट्रीज जो है उसके साथ जुड़ जाएंगे और उसको मुकाबला करना कठिन हो जाएगा। तो सेम गोज विद इंडिया, यदि चाइना से हमें सेफ रहना है, हमें कुछ ना कुछ इस तरह का संगठन को जुड़ना पड़ेगा और अपने विकास के पहिए को आगे बढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल राजेश जी, अगर बात की जाए चाइना की और क्वाड पर नियंत्रण करने की यहाँ पर जो बात की जा रही है, अगर क्वाड देश सारे मिलकर अगर कर रहे हैं और एक तरीके से देखा जाए तो अमेरिका भी कहीं ना कहीं भारत की तारीफ यहाँ पर कर रहा है, वो कह रहा है कि लीडरशिप अच्छी है और भारत इसका अगर आगे आता है तो इन पर और भी चीजें की जा सकती हैं। देखिए, अमेरिका का ये कहना कि इंडो पैसिफिक रीजन में भारत लीडर हो सकता है, एशिया का आर्थिक लीडर हो सकता है, ये हम जानते हैं कि जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, ठीक है, अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो एक वो ये एक ऐसा चीज है जहां भारत और अमेरिका जुड़ते हैं आपस में डेमोक्रेटिक सिस्टम में। दूसरा, भारत एक टॉलरेंट कंट्री है। भारत जो है सिविलाइजेशन, एक बड़ी पुरानी सिविलाइजेशन का देश है। चाइना भी ओल्ड सिविलाइजेशन, लेकिन चाइना दुनिया से जिस तरह चीजों को हाइड रखता है, मेरा सिर्फ ये कहना है कि क्वाड का इस्तेमाल भारत जापान के देखिए कि 2006 में जब अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील हुआ 1, 2, 3, तो आज तक भी हम जापान से क्रिटिकल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं ले सके हैं। हमारे प्रधानमंत्री कितनी बार जापान की यात्रा कर चुके हैं। तो यदि आपको क्वाड का इस्तेमाल करना है तो जिन कारणों से हमने 1, 2, 3 न्यूक्लियर डील किया था कि हम क्रिटिकल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी लेंगे, तो जो दुनिया की 2 बड़ी कंपनीज है, जिस कंपनी तो अमेरिकन है, जनरल इलेक्ट्रिक, और एक और कंपनी का मैं भी नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, तो ये दोनों कंपनी जो है, कंपनी अमेरिकन है, लेकिन आज उसमें मेजोरिटी जो फाइनेंशियल कंट्रोल है या शेयर होल्डिंग है वो जापान के पास है। तो जापान के परमिशन के बिना आप क्रिटिकल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं ले सकते हैं। तो जापान आज तक जो है सहमति नहीं दिया और हमें आज तक अमेरिका क्रिटिकल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं दे पाया है। चलिए, तो हमें क्वाड का इस्तेमाल इस रूप में कर रहे हैं। और दूसरा, मैं एक बात जो कर्नल साहब कह रहे थे कि यूक्रेन के इशू पे और ये बात हमारे कर्नल साहब नहीं शायद भूल रहे हैं कि 1971 में जब हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, तब पाकिस्तान अमेरिका की गोद में खेलता था। यदि कोई पीछे कितना भी मजबूत देश आपके साथ है, आपकी रक्षा नहीं हो सकती। अगर इस तरह रक्षा होती तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े भारत नहीं कर पाता। बिल्कुल। चलिए, समय की भी कमी है और सर आपसे चलते चलते इनका जवाब भी आप दे दें संक्षिप्त में, और एक अंतिम टिप्पणी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, ऐसा है, उस वक्त अमेरिका यदि पाकिस्तान के साथ था तो रशिया भारत के साथ था, और बहुत सारे रीजंस हैं कि वो पाकिस्तान के टुकड़े क्यों हुए। खाली यही कारण नहीं है कि अमेरिका उसके साथ था। दूसरे, मैं सिर्फ यही कहूंगा कि यदि इस क्षेत्र में हम शांति बनाए रखना चाहते हैं तो एक ऐसे संगठन का, एक ऐसी पावर का होना बहुत जरूरी है
जो चाइना को कंट्रोल कर सके। बिल्कुल। बाकी अदरवाइज चाइना किसी भी कीमत पर कंट्रोल होने वाला नहीं है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी जानकारी आप दोनों ने यहाँ पर दी। समय निकालकर आप हमारे साथ जुड़े और इस पूरी चर्चा में शामिल हुए, उसके लिए बहुत धन्यवाद। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे क्वाड कसेगा ड्रैगन पर शिकंजा। जी हाँ, अब क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका इसके सदस्य हैं और क्वाड का मकसद इंडो पैसिफिक रीजन में शांति बनाए रखना है। और चीन की बढ़ती दखल अंदाजी को देखते हुए अब अमेरिका ने भारत पर भरोसा जताया है कि वो लीडरशिप के जरिए ड्रैगन पर शिकंजा कसे, क्योंकि अगर समुद्री जगह की बात करें तो जिस तरीके से घुसपैठ लगातार बढ़ती जा रही है, उससे सिर्फ भारत ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया, जापान भी कहीं ना कहीं परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं और उन सभी ने कहा है कि अब क्वाड को और मजबूत हो जाना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।